हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं वो एक ऐसा शख्स है जिसने CS प्रोफेशनल में AI टूल आया है। नॉर्मली लोगों को सपना होता है कि हम अपना एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल पास कर लें और हमको 350 मिल जाए 400-700 में से, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो AI टूल ले आते हैं। तो हर्षल, बहुत बहुत बधाई और पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और बताइए पहले तो कैसा लग रहा है आपको AI टूल आकर? मतलब अभी तो इट इज वेरी नॉर्मल, जब वो मोमेंट था दैट वाज डिफरेंट। मतलब पहले मैंने ऐसे रिजल्ट देखा, आई वाज नॉट थिंकिंग कि आएगा, मतलब वो रिजल्ट के टाइम के तो आपको लगता नहीं कि यार वगैरह इज नॉट अ थिंग, वी जस्ट वांट टू गेट पास और खत्म करना होता है। मार्क्स वगैरह देखे, सब में पास देखा, आई वाज हैप्पी फॉर दैट मोमेंट। घर वालों ने सेलिब्रेट वगैरह किया और फिर दे वेंट ऑफ। एंड मैंने ऐसे ही देखा कि थोड़े पास का टैली किया तो अच्छे मार्क्स से, तो कि यस मे बी आ जाएगा। तो मैंने वो खोल के देखा एंड इट वाज ऑल इंडिया रैंक 2। तो मैं ऐसे चिल्ला के बोला कि घर को, मम्मा पापा आई एम ऑल इंडिया रैंक 2। तो वो भागते हुए आए दोनों, दे वर क्राइंग, वी हग्ड एंड एक्चुअली दैट इज द मोमेंट आई एम गोना चेरिश फॉर माय लाइफ टाइम रादर देन द रैंक। एंड आई गेस दिस मोमेंट इज प्राइसलेस। इसको प्लान नहीं कर सकते, मतलब इट इज समथिंग। यस, तो मम्मी पापा खुश है, बिल्कुल बहुत प्राउड एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। ग्रेट। तो मुझे बताओ हर्षल, आपने मतलब AR के कुछ प्लान करके पढ़ाई की थी कि कैसा रहा, मतलब इसकी जर्नी कैसी थी आपकी? यस, तो मतलब स्टार्टिंग से प्लान तो किया था कि ऑल इंडिया रैंक 1 ही लाना है, दैट वाज द टारगेट कि तो से वो सब जैसे करते हैं, फोटो लगा लिया कि ऑल इंडिया रैंक लाना है एंड ऐसी सारी चीजें की। तो उसके हिसाब से ही पढ़ाई कर रहा था। बट जैसा मैंने बोला, आफ्टर द पेपर स्टिल द रिजल्ट, वो रैंक लाना निकल जाता है, मतलब जस्ट से पास होना है भाई, तो उस फील्ड में हो जाता है। ओके। सो बट माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। आई गेस यू हैव क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव इन August 23, राइट? जून 23 एग्जाम, August में रिजल्ट आया। उसके बाद यू हैव व्हेन यू एनरोल्ड फॉर न्यू सिलेबस, यस, कभी सोच लिया था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए, सोच के उतरा था। क्या बात। तो मुझे बताओ फिर आप जर्नी कैसे रही, मतलब जब आप स्टार्ट किए होंगे तो कैसे पढ़ाई की, मतलब लास्ट मोमेंट में कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करी कि स्टार्टिंग से ही परफेक्ट रहे या फिर कंसिस्टेंट रहे, कैसा रहा? नहीं, स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहा। जैसे बोला कि टारगेट डिसाइडेड था, गोल तो पता था और डेडिकेशन तो लगने ही वाला था, तो पता था। तो स्टार्ट से कंसिस्टेंट था, पूरे लेक्चर्स वगैरह सब टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहा, नेवर केप्ट एनी बैकअप, चाहे कॉलेज के एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो। बट थोड़ा सा स्टडी के लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था उसमें। बट एज सून एज जनवरी किक्ड इन, तो फिर उसमें झोंक दिया। मतलब सब कुछ कट ऑफ कर दिया, वो चाहे सोशल मीडिया एप्स हो या फिर दोस्तों के साथ ऐसे ही टाइम पास के लिए मिलना हो, सब कुछ कट ऑफ कर दिया। पूरा पढ़ाई। और फिर लास्ट के जब 3 महीने आ गए, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो मतलब कुछ भी नहीं। आई सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बर्थडे को भी सैक्रिफाइस कर दिया, दोस्त घर पे आ गए, बट वो आने के पहले हो या जाने के बाद दोनों टाइम पढ़ाई किया। सो एवरीथिंग सैक्रिफाइस। सिर्फ कॉलेज की कुछ एग्जाम्स के लिए जाना पड़ा, उतना ही। बाकी आई सैक्रिफाइस एवरीथिंग, पूरा किया। तो मुझे लगता है एक दो चीज इसमें सीखने वाली बात है कि पहले तो इसने बोला कि मैं स्टार्टिंग सोचा था कि AR 1 लाना है, सोचा था AR 1, तब जाके AR 2 आया। अगर आप सोचोगे सर कि हम कैसे पास हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो आपको पहले तो एक टारगेट रखना है कि ऑलवेज एम फॉर हायर, मतलब मैं तो बोलूँ 550-600 मार्क्स सोचो और मेहनत करो हिसाब से। एक तो ये चीज से, दूसरी मुझे लगता है आपने कहा कि लास्ट में कट ऑफ हो गए, तो कट ऑफ मतलब कैसे, मतलब लाइक आपने पढ़ाई तो करी, हाँ, इसके अलावा सोशल मीडिया को बंद था? एग्जैक्टली, पूरा बंद कर दिया था। सिर्फ आई वाज ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि जो इमरजेंसी पर्पस के लिए लगता है, इंस्टाग्राम सब कुछ बंद। एनीथिंग व्हिच विल डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माय टारगेट वाज कंप्लीटली शट ऑफ। पूरा सिर्फ फोकस ही करना है, कंसंट्रेशन सिर्फ उसी पे रहना चाहिए ऐसा। तो थोड़ा बहुत माइंड डाइवर्ट करने के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ऐसी कुछ चीजें कर लेता। बट अगेन जो भी मेरे रिजल्ट के लिए यूजफुल तो बाकी कुछ ऐसा नहीं जो रिजल्ट से डाइवर्ट कर ले। मतलब आई रिमेम्बर आखिरी के 2-3 महीने तो घर पे भी बोल दिया था कि कोई मेहमान भी नहीं आएंगे घर पे, मैं नहीं दे सकता टाइम, आप मत बुलाओ किसी को। तो दैट वाज द केस। तो सिर्फ पढ़ाई करनी थी, वही टारगेट था। आपके साथ जून महीना एग्जाम मेरे का अच्छा रहा कि दिसंबर अच्छा रहा? क्योंकि दिसंबर में फिर वो फेस्टिवल्स आते हैं वगैरह, तो क्या ये हेल्पफुल रहा जून वाला एग्जाम? जैसा मैं कहा, मैंने पूरा ही कट ऑफ कर देता। मतलब इधर भी फेस्टिवल्स आए, चाहे वो होली हो या फिर अपना गुड़ी पड़वा होता है, एंड सारे फेस्टिवल्स घर पे सेलिब्रेट होते ही है। तो
ऐसा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ सेलिब्रेट किया ही नहीं। तो माइंडसेट इम्पोर्टेंट है भैया, मुझे करना है, कोई भी चीज ऑब्स्टेकल है आपने उसको ओवरकम करके। ग्रेट। अच्छा मुझे बताओ, मेन तो ये कि सीएसआर आपने मुझसे पढ़ा था और उसमें भी काफी अच्छे मार्क्स आपके आए। सो सीएसआर में आपका क्या अप्रोच था, मतलब ऐसा कैसे, क्योंकि सीएसआर एक नया सब्जेक्ट था, ड्राफ्टिंग, डीडी, सीआरवीआई, आई गेस ईएसजी जो पहले जीआरएम्स था, या फिर फंडिंग, ये सब थे। सीएसआर को आपने कैसे अप्रोच किया, मतलब सब्जेक्ट में पढ़ाई कैसे किया, क्या था उसका विजन? सो फर्स्टली मतलब सीएसआर आपने भी, मैंने ऑर्गेनाइजर है तो उसके एक्टिविटीज में आपने भी पार्टिसिपेट किया था, सोशल वर्क है, एनवायरमेंट रिलेटेड। तो सीएसआर मतलब मेरे कोर कंसेप्ट ही मुझ में आई बिलीव वाज एम्बेडेड, कि आई वाज इनटू दैट सब्जेक्ट। मेरे लिए सीएसआर एक इजी ऑप्शन नहीं, मेरे लिए सीएसआर ही एक ही वही चूज करना है ऐसे। सो इट वाज कनेक्टेड, तो उसकी वजह से मुझे सीएसआर में काफी हेल्प हुई। देन द अप्रोच वाज प्रीटी क्लियर कि मतलब ओपन बुक है तो ऐसा याद तो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीजें हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड मुझे पता था कि मतलब एक्चुअल पेपर काफी इजी आया, बिल्कुल सही, बट द एक्सपेक्टेशन वाज नॉट लाइक दैट। मुझे लग रहा था कि पेपर कुछ तो डिफिकल्ट होगा ऐसा लग रहा था। सो उसकी वजह से मतलब वो गाइडलाइंस आंसर्स और गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट ने एफएक्यूज इशू किए थे, इंस्टीट्यूट की तरफ से गाइडलाइंस जो आते हैं तो वो भी मैंने पूरे किए थे, पूरे सॉल्व किए थे। उनका खुद का एक अपना इंडेक्स बना लिया था कि एग्जाम में अगर कहीं से गलती से उनसे सवाल आ गया तो वो भी मैं एग्जाम में ढूंढ लूंगा। तो इनफैक्ट गाइडलाइन आंसर से जो कोविड के सवाल थे वो गाइडलाइन आंसर से डायरेक्टली मतलब उसमें जो है डायरेक्टली, तो मतलब उठा के रखे थे उन्होंने, सवाल भी चेंज नहीं किया था। सो एग्जाम में ऐसे सिर्फ मैंने इंडेक्स भी बना लिया था, पता था कोविड का यहाँ पे खोल लिया, कर लिया, ऐसे। तो वो सब किया था। और आपने जैसे बताया, मैं बताना चाहूंगा कि इनका एक खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रनिंग फ्रॉम 2019, कैमोफ्लेज, और आई गेस हमने भी कुछ इवेंट्स वहाँ पे सेलिब्रेट किए हुए थे। तो ही इज फाउंडर मेंबर आल्सो ऑफ दैट कैमोफ्लेज। तो उसके बारे में बताएंगे आपकी क्या वो इवेंट जैसे आपने कहा उसको, तो थोड़ा खुल के बताएंगे कि सीएसआर पढ़ने के साथ साथ अगर खुद भी इन्वॉल्व हो जाता है कि क्या वो इम्पैक्ट पड़ता है? डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, आपको इम्पैक्ट तो जरूर फील होगा इन चीजों का। यू विल फील कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट एंड मतलब जैसा कहा कि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो गया मेरे लिए डायरेक्टली। इनफैक्ट और 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनको सीएसआर फंड्स मिलते हैं, तो मैं उनके यहाँ पे वॉलंटरीली बहुत बार ड्राइव्स को गया हूँ, तो उसकी वजह से प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है उन्हीं चीजों। एंड भले ही आपको लॉस का प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना मिले, बट एक इंटेंट, लेजिस्लेशन का इंटेंशन हो कि लोगों की भलाई करना, सोसाइटी को देना, वो भी चीजें अगर आपको पता चल जाती है तो इट इज मोर देन हेल्पफुल। मुझे ऐसा पेपर में डर नहीं था कि बाहर से क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या लिखूंगा। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ भी लिख के आ जाऊंगा तो भी इट इज गोना हेल्प मी। ओके, तो सजेशन ये रहेगा लोगों को कि सीएसआर में कुछ एक्टिविटी, क्योंकि अगर सेम आई गोस विद आई गेस ग्रुप 2 आल्सो, जब आईबीसी पढ़ते हो, क्योंकि प्रोफेशनल आप सब जानते हो कि यार थ्योरेटिकल पेपर रहा नहीं कि आप बस बुक से पढ़ो और एग्जाम सॉल्व हो जाए। तो जैसे इन्होंने सीएसआर में एग्जाम देने के लिए खुद करते थे, पता तभी जाके AR2 भी आया है। तो मुझे लगता है ऐसा खुद भी करेंगे तो मुझे लगता है AR2 या AR मतलब आप आए, आप ग्रुप बहुत ग्रुप पास हो जाए, मेन टारगेट हमारा वही होना चाहिए। ओके, शेड्यूल कैसा था मतलब आपका, फिर एक्टिविटी करना, फिर लास्ट की कुछ समय में आपने सीएसआर एक्टिविटीज मैंने लास्ट 3 months to 4 months के पहले सीएसआर एक्टिविटी जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है they were at halt। ओके, सो मेरे फ्रेंड्स जो ऑर्गेनाइज मेरी टीम है वो भी थोड़ी बिजी थे, तो इट वाज क्लोज डाउन इन द एंड मंथ्स। तो अगर आपके एग्जाम्स अभी दिसंबर में है तो यू कैन मतलब अभी 10-15 दिन 20 दिन में अगर कोई आपको एक्सपोजर मिल जाता है कहीं पे आपके लोकल एरिया में, तो एक बार जाके आप 2 घंटे 3 घंटे देकर आप, इट विल हेल्प यू इन योर सीएसआर पेपर डेफिनेटली। ओके, अच्छा अपना मॉड्यूल तो 350 पेज छोटा सा मॉड्यूल है, कॉन्टेंट बुक इसी है। तो अब ओपन बुक पे क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए लोगों को, क्योंकि ओपन बुक लोगों को अभी भी क्या लगता है सर सिंपल, आप पेपर बुक खोलेंगे और ढूंढ के लिखेंगे, तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए? नो, आप ऐसा अप्रोच रखोगे कि ओपन बुक है तो देख के लिख लोगे, तो वैसा नहीं होता पेपर में। पेपर इज नॉट ऑफ 3 hours, द पेपर इज ऑफ 3.5 hours और 4 hours। यू हैव टू फिट इट इन दोज 3 hours। पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपको अगर लिखना है तभी जाके वो अच्छे मार्क्स आएंगे। आप लिखकर आओगे 70-80 का, फिर वो नहीं होगा। सो द इनिशियल टारगेट वाज 100 मार्क्स लिखना ही कंपल्सरी। आप प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार, आप शुरुआत, अभी आपके पास एक पेपर भी है गाइडलाइन के लिए, तो वो तो हमारे पास नहीं था, तो बट राइटिंग स्पीड की प्रैक्टिस रखो। मेक श्योर यू कंप्लीट योर पेपर, 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करके आना है, ऐसा ही टारगेट रखो। दैट शुड बी योर अप्रोच, दैट शुड बी योर प्राइमरी फोकस कि आप 100 मार्क्स का पेपर लिख के आओ। क्योंकि ओपन बुक है, चेकर भी आपको मार्क देने के लिए थोड़ा
he is not going to be much interested. बिकॉज ही अगर मार्क्स दे तो आप सीएस बन जाओगे। Yes, exactly. और ही डोंट वांट कि एनीवन हु शुड बिकम सीएस वो थोड़ा सा कैजुअल, हाँ। तो वो फिल्टर करेगा जरूर। Yes. आपको और यू शुड बी श्योर, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने सीएसआई की बुक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पढ़ी थी। मैंने सीएसआई की बुक के लिए इंडेक्स रेफर नहीं किया इन एग्जाम। ओके, मुझे गाइडलाइंस और FAQs के लिए बातें बना लेते अपने हिसाब से। नहीं, मैंने मॉड्यूल का इंडेक्स यूज किया था, तो उसमें ही एडिशंस कर लिए थे के लिए। सो मैंने मॉड्यूल से पूरा पढ़ा, ठीक है, तो मुझे मतलब कहाँ पे क्या है पहले से पता। ठीक है, आई डिड नॉट गो इन सर्च इन इंडेक्स की मुझे कहाँ पे क्या मिलना है। गाइडलाइंस है क्योंकि उसके लिए मुझे ढूंढने पड़े सवाल, हाँ, क्योंकि वो मैंने सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ी, बट मॉड्यूल मैंने इतने बार पढ़ लिया था कि मुझे पता था कि कहाँ पे क्या है। तो जैसे ही सवाल पढ़ता था, आई यूज्ड टू डायरेक्टली फ्लिप टू दैट पेज नंबर 8.2 या मतलब उसके आजू बाजू में आ जाता था, है ना, क्योंकि 1-2 पेजेस यही पे वो आंसर मिलने वाला है। तो इंडेक्स का भी वो टाइम सेव हो जाता था कि पहले इंडेक्स में ढूंढूंगा, फिर वो पेज ढूंढूंगा, सो वो टाइम मुझे बच जाता था। तो आराम से मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। आई कंप्लीटेड माय 100 मार्क्स पेपर इन दैट 3 years। और फिर लोगों के बारे में थे कि वो बैग ले जाओ, सूटकेस लेके जाओ। नो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। दैट इज अ मिथ। आप आपका मॉड्यूल और जो गाइडलाइंस FAQs है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दैट इज मोर देन सफिशिएंट कंटेंट, उतने में भी हो जाएगा। एंड द पेपर वाज वेरी इजी माय अटेम्प्ट एटलीस्ट। नहीं, आगे भी मुझे लगता है मोर और लेस विल बी सेम। बट हाँ, मुझे लगता है 4-5 बुक्स काफी रहेगी, वो सूटकेस ले जाने का कोई संबंध भी तो नहीं, हमारे साथ नहीं आता। ग्रेट। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि AR बच्चों का तो मुझे लगता है आपकी वीडियो देखेगा तो AR का प्लान हो गया, बट अब AR का प्लान हो गया तो फिर 7 पेपर साथ में देने पड़ेंगे। यस, अब 7 पेपर देने के लिए वो जो लास्ट का मोमेंट है, Yes. क्योंकि बच्चे तो अब जोश में आके मेहनत तो कर लेंगे, और दिसंबर का एग्जाम जब आएगा, जून आएगा, उसमें फ्लम्बर ना हो, यस, रात को नींद रेप्रिव ना हो, या न्यूट्रिशन प्रॉपर रहे, खाना पीना प्रॉपर। तो आपका प्लानिंग कैसा था आखिरी के लास्ट 7 डेज में बोलूंगा बस। तो मतलब अभी तो आई फील कि उन्होंने एक दिन छुट्टी दे दी है CMA-DD के पेपर के पहले। हाँ, सो दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो 7 के 7 दिन पेपर थे। नहीं, वो तो शायद इसलिए क्योंकि इस बार क्रिसमस आ रहा है, इसलिए दे रहे इसलिए अदरवाइज जून में तो जून में देना वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। तो मतलब मेरा भी फियर वही था सागर से कि 7 दिन में कैसे मैनेज करूं, हाँ। क्योंकि आई कम फ्रॉम अ कैटेगरी की मुझे आखिरी दिन हो या पहला बार, मुझे सब एक बार तो देखना है एक को जाने के पहले। तो मेरे तो पूरे लग गए थे 7 दिन में। आई विल बी वेरी फ्रैंक कि मतलब घर वालों का एंड गॉड्स ग्रेस इट इज टचवुड सपोर्ट, पूरा सपोर्ट था। दे गिव एवरीथिंग एट माय प्लेस, एट माय डेस्क। तो वो सपोर्ट तो पूरा था। एंड मतलब वो 7 दिन थे। पहले तो 3 पेपर्स में सिर्फ 2-2 घंटे सोया हूँ। दोपहर को आके 1-1.5 घंटा सो लिया। ठीक है। और CMA-DD के पेपर तक आते आते मेरे ऑलरेडी पूरे मतलब लग गए थे, वैसे नींद नहीं था। बट CMA-DD का जैसे ही बुक खोला, आई वॉज नॉट एबल टू रिकलेक्ट। आई वॉज फीलिंग कि मैंने नहीं पढ़ा है ये चीजों को, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो CMA-DD के पेपर को मैंने सिर्फ आधा घंटा पढ़ा, आधा घंटा सोया हूँ। That is what I've done. 30 minutes of sleep before the CMA-DD पेपर, क्योंकि वो भी मुझे पता था कि मैं 30 मिनट नहीं सोऊंगा तो आई एम डन, लिख ही नहीं पाऊंगा पेपर, इसीलिए 30 मिनट सोया। आई स्ट्रगल्ड फ्रॉम एसिडिटी ऑन दैट पेपर, आई स्ट्रगल्ड विद फीवर इन दैट पेपर। बट वो माइंडसेट था कि ये इस बार करना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको भी समरी नोट्स बनाने करेंगे, फिर भी आपके टाइम में फिटिंग नहीं होगी चीजें, जैसे प्लान करोगे वैसा नहीं होगा। बट यू शुड बी हैविंग दैट डेडिकेशन कि मैं करके रहूंगा। मेरे CMA-DD में 40 मार्क्स आए, मतलब वो एकदम बॉर्डर पे पास हो। एंड जो आखिरी के 45 मिनट्स में सोया हो, बिफोर मतलब 30 मिनट सोने के पहले 45 मिनट्स में मैंने जो पढ़ा होगा, उसमें से 10 मार्क्स आए। सो वो अगर मैं उस टाइम पे पुश नहीं करता तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होता। सो इट इज गॉड्स ग्रेस कि मैंने वो पुश किया खुद को। एंड वो सब कुछ मतलब पेपर लिखते हुए से नींद आ रही थी, एंड वो एसिडिटी लेके जा रहा हूँ, बट दैट इज व्हाट आई वांट। तो आपको वो 7 दिन में दिक्कत आनी है, एंड बट इट इज ओके, यू हैव टू पुश योरसेल्फ। अगर आपको पता है आपका टारगेट क्या है, इट विल हैपन। ऐसा नहीं होगा कि आपका साथ छोड़ देगी किस्मत या कुछ। यू जस्ट गिव योर 100%, हो जाता है, मैनेज हो जाता है। डोंट टेक एट ऑल टेंशन ऑफ इट। अभी से उसका टेंशन लेके कोई मतलब नहीं, आप कर लोगे मैनेज, डेफिनेटली कर लोगे। यू आर डेडिकेटेड एंड तो हो जाता है वो। अच्छा, आपका क्लियर हो गया, लेकिन अगर आपको अपर इनाम देना पड़ता है और एसिडिटी पे गुजर का 40 आ रहा है, तो क्या उसका रीजन होता कि आप आधे घंटे सो गए, मतलब एक अच्छी स्लीप हो जाती है, और अगर लाइक मतलब वो समय अच्छा होता है, हाँ। तो शायद वो भी 50-50 हो जाता है। क्योंकि आप तो अपने रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे मिस्टेक जो हो गया, बट इनके लिए एक सजेशन, क्योंकि ये लोग ना सब बच्चे एकदम ये हो जाते हैं कि नहीं लास्ट 2 पेपर है ना, जो करे सब कुछ। आई अंडरस्टैंड, बट ये हाफ आवर सोना, 1 घंटा सोना, ये भी एक तरह से नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आप बहुत प्रॉब्लम में आए। लेकिन अगर
टचवुड बहुत अच्छा हो, लेकिन आएगा सब लोग इतने रेसिंग वाली ना हो। Yes. और इसलिए मैं चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक, अगर आपका एक मोमेंट आता है तो आप वापस से वो आधा घंटा सोते हैं कि आप मेक श्योर करते कि नहीं मैं 2-3 घंटे सो जाऊं और अपनी पढ़ाई कैसे प्लान करूं कि मैं सब चीज को प्रॉपर इक्वल ट्रीटमेंट दूं? Definitely, that is something which is, I think, debatable है। But at that moment मैं कुछ नहीं सोच नहीं पा रहा। I was like कि नहीं, मुझे ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, मुझे यहीं पे क्लियर करना है। I can't go through this circle again। तो वो जाना है तो कुछ होना है, होने तो गिर गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं देखकर आऊंगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और यही तो खासियत होती है रायन बटर की। बोलते हैं ना, वो बहुत फेमस कोट भी हमने सुनी हुई है शिव जी की, कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो जो रैंकर्स भी होते हैं ना, वो कोई अलग नहीं करते, वो वही करते जो आप कर रहे होते हो, वही खाना खा रहे हैं, वही सो रहे हैं, वही घर पे रहते हैं, बट थोड़ा सा जो अप्रोच होता है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो रैंकर्स को हमने देखा बहुत सालों से। भाई हर्षल, आखिरी में कुछ 2 शब्द बोल पाओगे क्या इन लोगों को समराइज करने के लिए कि थिंग्स टू डू, टेक केयर इन बिफोर एग्जाम्स या इन सीएसआर एज वेल एज इन होल प्रोफेशनल, मतलब एक सब समराइज करके? So, मतलब सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ कर दो। इफ यू वांट टू अचीव एनी दिस रिजल्ट्स, तो डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ कर दो, कट ऑफ योर सोशल मीडिया। वो चीजें आपको अभी हेल्प नहीं करने वाली। जैसे रिजल्ट होगा फिर से डाउनलोड करो। आई डाउनलोडेड इट द सेम डे लास्ट पेपर को, इंस्टाग्राम वाज अगेन दैट, बट आई कट इट ऑफ when you it was time couple of months or whatever। yes, थोड़ा एक्सरसाइज है, मेडिटेशन 10-15 मिनट खुद के लिए निकालो। इट रियली हेल्प्स, मतलब इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। कुछ केमिकल्स रिलीज किसी को अगर म्यूजिक सुन के चलता है कर ले, वो पता लगता है। क्रिकेट 2 मिनट 2-4 बॉल में, मेरा खुद क्या बताऊं, मैं क्रिकेट खेलता था, 2-3 ओवर खेलने का था, मुझे लगता था कि मैं रिफ्रेश हो गया। तो आपको जो लगता है ऑब्वियसली वो जो हेल्प करे, आप एग्जैक्टली मैं 2-3 घंटे दोस्तों के साथ घूम के आ जाता हूँ, वो तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। बस व्हाट ही इज सेइंग इज वेरी गुड। Yes. And lastly, don't be shy to put in efforts. Yes. Don't be shy. That is the ultimate message कि efforts डालने में shy मत रहो। अभी आपको लग रहा होगा सुन के कि बहुत बोल रहे हैं या ऐसा, बट नहीं, आप भी कर सकते हो। Just give it your 100%। आप 100% दे दो, बाकी ऊपर वाले की मेहनत सब पे होती है, सेम होती है, आप भी कर लो। I know him personally also। तो मतलब नॉर्मल इंसान तो है, मतलब ऐसा नहीं होता है। बस वही जो बोल रहे हैं, डिफरेंस क्या बढ़ जाता है एफर्ट्स का। कई लोग सोचते हैं कि कैसे होगा, मैं एआर ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। सेल्फ डाउट निकाल दो, एक लास्ट अटेम्प्ट है, पूरा जी जान से मेहनत कर दो। ट्रस्ट मी, आप रैंक ला ही पाओगे, और नहीं भी हुआ ना तो भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। बट मैं जैसे पहले बोला था, इफ यू एम फॉर कि नहीं यार 700-350 आ जाएंगे, तो वो भी नहीं होगा। क्योंकि हर्षल का एम था कि एआर 1 आए, तो भी उसने कोशिश की, लेकिन वो 2 आ पाए। अब वो सोचता है नहीं कुछ तो भी हो जाएगा, तो वो शायद कुछ भी नहीं हो पाता। तो एम विजन बहुत जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है, उस पर एफर्ट देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोचा कुछ है और उसकी एफर्ट उससे मैच नहीं कर रही है ना। सो आई गेस हर्षल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड गाइडिंग टू द पीपल। मेरी उम्मीद है कि नीचे कमेंट में भी लोग मैसेज करेंगे, रिजल्ट के बाद बताएंगे कि हर्षल की वजह से थोड़ा हेल्प मिला। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा हमारे लिए सीएसआर एक्टिविटी होगी, बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। एंड डेफिनेटली आई विश बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। ट्रेनिंग अच्छी जगह करे, आप बहुत जल्दी सीएस बने, साथ में कलीग बन के मार्केट में और अच्छे से मेहनत कर पाए। सो विद दिस गाइस, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मेहनत से अच्छी पढ़ाई करें, और आप लोग के मैं चाहूंगा कि आप भी कहीं अगले महीने अगले साल यहाँ बैठे रहे और आप लोग आगे लोगों को कहीं कर पाए। विद दिस बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।